मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है। पहला हम लोग का प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया राजा भोज का सपना, बी जो दिया गया गोरा बादल की कथा, सी जो दिया गया भाषा योग अवशिष्ट और डी जो दिया गया हस्तमलक। तो डिस्टेंस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। डिस्टेंस ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मन में यह ठाना है कि खुद को सफल बनाना है। जब ये आप लोग का एक संकल्प हो जाएगा तो आपको अपनी सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। दूसरा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। विकल्प नंबर ए जो दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जो दिया गया किशोरीलाल गोस्वामी, सी जो दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जो दिया गया लाला श्रीनिवास दास। तो डियर शुक्लोत्तर युग के जो साहित्यकार हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ये महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों का जो हिंदी पेपर है, तो ये पेपर उन बच्चों के लिए, ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम जो भी होंगे, प्री बोर्ड होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे या कोई भी टेस्ट वगैरह अगर आपके कॉलेज में कराया जाता है तो ये जो सत्र रहेगा, ये जो आज की क्लास रहेगी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर डिस्टेंस तीसरा प्रश्न जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो तीसरा हम लोग का प्रश्न डिस्टेंस, नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा क्या है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा क्या है। विकल्प नंबर ए दिया गया संस्मरण है, बी जो दिया गया आत्मकथा है, सी जो दिया गया रिपोतार्ज है और डी जो दिया गया है जीवनी है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो डिस्टेंस वो एक आत्मकथा है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं चौथे प्रश्न को। लेकिन चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस मैं आप लोग को एक नंबर दे दूँ, 950 690 285 7। ये नंबर जो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा, आप लोग के लिए साबित होगा। और ख़ास तौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बच्चे होंगे, 10th और 12th के बच्चे होंगे, उनके लिए तो ये समझ लीजिए चैनल जो है ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। और ये नंबर से जरूर जुड़िए डिस्टेंस, ये आप लोग के लिए फ्री उपलब्ध है। 950 690 285 7 इस नंबर से जुड़िए और अपने आप को एक उचित मंजिल ज़रूर दीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बेहतर परसेंटेज का निर्माण अवश्य कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, बी जो दिया गया है नागार्जुन, सी जो दिया गया है अज्ञे, डी जो दिया गया है सुमित्रानंदन पंत। तो डिस्टेंस लोकायतन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा डिस्टेंस याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं हमारे देश के वो राष्ट्र कवि हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न का जिक्र कर दिया है डिस्टेंस। और चौथे प्रश्न का तो यहाँ पर जो दिया गया था जो लोकायतन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले जो सत्र होंगे उसमें भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा। कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है। प्रगतिवाद, बी जो दिया गया है छायावाद, सी जो दिया गया है प्रयोगवाद, डी जो दिया गया है द्विवेदी युग। तो डियर्सन्स कितनी नावों में कितनी बार जो है वो प्रयोगवाद की रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि प्रयोगवाद युग की रचना है, ठीक है ना। और ये अज्ञेय जी के द्वारा रचित रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिनका पूरा नाम था, अज्ञेय के नाम जिन्हें हम लोग पुकारते हैं और ये प्रयोगवादी कवि के रूप में लोग जाने जाते थे और प्रयोगवादी रचनाकार के रूप में। तो याद रखिएगा ये प्रयोगवाद की रचना है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशंस। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आप लोग को महत्वपूर्ण कुछ विषयों के लिंक दिए गए होंगे, उनको भी क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है डिस्कशन जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। छठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रेम माधुरी रचना के कवि कौन है। प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेम माधुरी रचना के कवि कौन है। विकल्प नंबर ए दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जो दिया गया राम नरेश त्रिपाठी, सी जो दिया गया श्रीधर पाठक, डी जो दिया गया महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो प्रेम माधुरी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो और जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद किया जाता है। ठीक है ना डिस्टेंस, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। तो छठवां प्रश्न जो दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां देखिए हम लोग का प्रश्न जो है वो छायावाद युग से है डिस्टेंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां हम लोग का प्रश्न है छायावाद युग रचना है। तो छायावाद युग में इनमें से कौन जो रचना है वो जो कि छायावाद युग में रची गई है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया कामायनी है, बी जो दिया गया साकेत है, सी जो है अद्भुत अद्भुत प्रलाप है, और डी जो दिया गया ठंडा लोहा है। तो छायावाद युग में जो रचना इसमें की गई है इनमें से कामायनी जो रचना है वो छायावाद युग की है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा डिस्टेंस, कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जानते हैं कि छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद जी, क्या हैं, छायावादी कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं। तो जाहिर सी बात है कि छायावादी युग की जो रचना हो जाएगी वो कामायनी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सातवां जो दिया गया आप लोग का प्रश्न था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, विकल्प हिंदी के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। सभी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु प्रश्न हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने कुछ काव्य और काव्य के व्याख्या जो हो गई, संस्कृत के जो महत्वपूर्ण कुछ पैराग्राफ है मैंने उनकी व्याख्या बता रखी है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, या कोई भी यदि आप तिमाही छमाही कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए कार्य करेगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 हम लोग का क्या है। 8वां हम लोग का प्रश्न है प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या आप लोग का 8 जो है प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया सन 1943 से 1953, बी जो दिया गया सन 1943 से 1950, सी जो विकल्प दिया गया सन 1943 से 1955, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया सन 1943 से 1960। तो प्रयोगवाद की जो समय सीमा ड्यूरेशंस वो सन 1943 से 1953 ईस्वी तक है। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ड्यूरेशंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो उत्तर है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ काम अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग जंगल चोर हो जाएंगे। तो ड्यूरेशंस इसका उत्तर जो आप लोग बहुत मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अंदर से लिया हुआ है, तो इसका जो उत्तर है आप लोग मुझे एक बार ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। 9वां हम लोग का जो प्रश्न दिया गया नई कविता से संबंधित पत्रिका है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया ज्ञानोदय, बी जो दिया गया कादम्बिनी, सी जो दिया गया साहित्य संदेश, और डी जो दिया गया कर्मवीर। मैं प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग के लिए मैंने दिया है। नई कविता से संबंधित पत्रिका कौन है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है ज्ञानोदय, बी जो दिया गया है कादम्बिनी, सी जो दिया गया है साहित्य संदेश, और डी जो है कर्मवीर। तो डिस्टेंस इसको आप लोग एक बार देखकर ज़रूर इसका आंसर हमें बताइए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को फिर इसके बारे में अवश्य बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर जो है आप लोग मुझे अवश्य बताइए। और डिस्टेंस कुछ काम आप लोग को भी देते रहना ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि आप लोगों का इससे क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, और किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ जिज्ञासा जो होता है उसके अंदर की जो भावना जागृत होना बहुत ज़रूरी है, यदि वो विद्यार्थी पढ़ने वाला है तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, साकेत की रचना किस युग में हुई। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, साकेत की रचना किस युग में हुई है इसके बारे में हम लोग को बताना है। विकल्प नंबर ए दिया गया भारतेंदु युग में, बी जो दिया गया छायावाद युग में, सी जो दिया गया द्विवेदी युग में, और डी जो दिया गया नई कविता युग में। तो डियर्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डियर्स आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डियर्स ये जो चैनल है डीजे सर, वो अब की बार बोर्ड पर वार इसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आप लोग इसका सहयोग ज़रूर करें, और उसके साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ पुराने विद्यार्थी हैं जिनका जो कि क्लास 10th और 12th को क्रॉस कर चुके हैं, और ख़ासतौर पर अगर 10th भी क्रॉस कर चुके हैं और उनका एज जो है वो 18 प्लस हो गया है, तो वो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म ज़रूर भर दें। और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड मैंने ड्यूरेशंस 50 से 60 वीडियोज़ आप लोग के लिए बना रखे हैं, जाइए उनको ज़रूर देखिए, वो सभी के सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ से आपके बोर्ड यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाएंगे प्रश्न, और मैं यूपी ट्रिपल एससी का सलूशन भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ।
और डियर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जानते हैं कि ग्रुप सी की जितनी यानी वर्ग सी की जितनी भी भर्ती होगी, वर्ग स की जितनी भी भर्तियां होंगी वो बिना यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंतर्गत नहीं हो पाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी उसको लापरवाही से मत दीजिए, उसको आप लोग को एग्ज़ाम देना ही है, बिना एग्ज़ाम दिए आप नहीं बच सकते। यूपी ट्रिपल एससी को ज़रूर दीजिए और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कीजिए। ठीक है, एक सर्टिफिकेट है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम है, तो उससे भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि याद रखिएगा एकेडमिक के साथ ही साथ आप लोग को थोड़ा कम्पिटेटिव पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप लोगों को सफलताएँ मिल पाएंगी। ठीक है ना, तभी आप लोग जल्दी से जल्दी किसी पुलिस वगैरह हो गया, कोई बेहतर तरीके से जॉब हो गया, आप लोग का एसएससी का कोई हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और एमटीएस हो गया, तो किसी को भी आप अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। और ऐसे आप यदि बेसिक अपना तैयार करेंगे तो आप यूपीएससी के भी काबिल बन पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो गोल है, एम है आप लोगों का, उसको पहले से ही निर्धारित करिए और उसी गोल एम पर आप एक निश्चित क्रम में अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़िए, तब निश्चित तौर पर आप लोग को सफलताएँ अवश्य मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग को एक काम करना है कि इस चैनल का जो लिंक है उसे दूर दराज के अपने जो मित्र हैं, सहयोगी हैं और दूर दराज के जो गरीब बच्चे हैं गांव साइड के, तो उन पर भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से 950 690 265, उस नंबर को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, वो नंबर आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं आप लोग को ऐड कर लूँगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। जय हिंद, जय